हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट। साइंस का चैप्टर है ये। बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है अगर हम देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम करेंगे चैप्टर। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके इम्पोर्टेंट नोट्स और जो ये सेशन में अभी पीडीएफ चलेगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो हम करते हैं आगे, और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। तो पहले चैप्टर हम शुरू करते हैं, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। आपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो सुना ही होगा कि पल्सेस में प्रोटीन होता है, दालों में। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन। ये जितने भी फूड में जो कंपोनेंट होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। जैसे दाल, पल्सेस, उसमें क्या होता है, प्रोटीन। तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो अब है कि प्लांट जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, परंतु बट एनिमल एंड ह्यूमन डू नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ। जो एनिमल एंड ह्यूमन है वो अपना फूड जो है खुद नहीं बनाते, वो डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पे अपना फूड के लिए। तो हम चैप्टर का फ्लो देख लेते हैं कि हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, के न्यूट्रिशन के मोड कौन कौन से होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम फोटोसिंथेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास 10th 11th 12th तक की बायोलॉजी में ये आपसे पूछा जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी इक्वेशन भी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल से कैसे रिप्लेनिश हो रहा है, मतलब कैसे खत्म हो रहा है। और उसके बाद हम इसका थोड़ा सा पूरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसे हम क्या कर लेंगे, रिवाइज। तो जैसे कि हमारा ये पहला आपको टॉपिक दिख रहा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, the nutrition is taken by our body in the form of food. This nutrition help us to body repair and damage our body part build to grow and building of body। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो डैमेज बॉडी पार्ट होते हैं, ग्रोइंग होती है, या फिर जो हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब है कि डेफिनेशन, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ये रही। अब न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड इन आवर बॉडी एंड यूटिलाइज इट। इसका मतलब अगर हम सिंपल अपनी भाषा में देखें, तो इसका मतलब है कि जो भी हम खाना अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और जो उसे यूटिलाइज करते हैं, मतलब उसे कंज्यूम करते हैं, और उसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ओ सॉरी, न्यूट्रिशन। तो ये है। अब है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो दो टाइप के बेसिकली न्यूट्रिशन होते हैं। नंबर फर्स्ट है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रोपिक मतलब होता है नरिशमेंट। अब नरिशमेंट मतलब कुछ बच्चे पूछेंगे, तो नरिशमेंट मतलब होता है जो हम न्यूट्रिएंट लेते हैं। अब है कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है। सिंपल हम अगर डेफिनेशन की बात करें, कि जो भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि फूड खुद बनाया जाता है, फूड themselves बनाया जाता है बाय सिंपल सब्सटेंस, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो प्लांट, जैसे प्लांट अपना फूड
खुद बनाता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता। किसकी मदद से बनाता है या उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इसके बाद आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरो का मतलब होता है अदर, मतलब जो दूसरों पर डिपेंड रहता हो, और ट्रॉफिक मतलब होता है नरिशमेंट, जो मैंने आपको पहले बता ही दिया। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े तो इसमें क्या है, ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि कोई भी जो है वो अनदर बॉडी पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, मतलब अनदर बॉडी पे डिपेंड करता है अपना फूड के लिए, और उसे फूड कौन बनाता है? कोई अदर। मतलब अगर हम इसे सिंपल देखें कि जैसे हम हैं, हम अपना फूड खुद तो नहीं बनाते। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम खाना तो घर पे ही बनाते हैं। नहीं, इसका मतलब है कि जो हमारे पास फूड आता है, जैसे हो गया दाल हो गई, आलू हो गया, तो ये हम खुद थोड़ी ना बनाते हैं, प्लांट से आता है, मतलब हम प्लांट पे डिपेंड है। तो हम किसके अंदर आते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब बना वो रहा है परंतु खा हम रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई दूसरा बनाता है और परंतु खाता कोई और है। इसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जैसे इसका एग्जांपल देख लो, ह्यूमन बीन और एनिमल। ह्यूमन बीन और एनिमल, अब कहेंगे ये कैसे एग्जांपल होगा? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम प्लांट पे इनडायरेक्टली जो है डिपेंड रहते हैं, ऐसे एनिमल। अब एनिमल कैसे? एनिमल को आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल होते हैं भूसा खाते हैं, पेड़ खाते हैं, तो वो भी तो उनके लिए क्या है? फूड। वो भी तो उनके लिए खाना ही तो है। अब इसके बाद हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल लिविंग बीइंग एक्सेप्ट प्लांट आर हेटेरोट्रोफ्स। मतलब जितने भी लिविंग बीइंग है प्लांट को छोड़ के, वो सारे क्या है? हेटेरोट्रोफ्स। परंतु प्लांट में भी कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि हेटेरोट्रोफ नहीं है, जैसे अमरबेल, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब है प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट। अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो ये जो लिखा है ना, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट, इसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। परंतु अभी हमें स्टोमेटा के बारे में पढ़ रहा है, तो अब स्टोमेटा देखते हैं। पहले बेसिक पॉइंट देखते हैं। बेसिक पॉइंट में क्या कह रहे हैं? बेसिक पॉइंट में है कि जो लीव है वो जो है किचन ऑफ प्लांट कहलाती है। जो लीव है उसे हम क्या कहते हैं? किचन ऑफ प्लांट। लीव इज कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो है पेपर में, फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू में आ सकता है कि किचन ऑफ प्लांट हम किसे कहते हैं। तो इसके बाद है कि वाटर और वाटर एंड न्यूट्रिशन आर एब्जॉर्ब बाय रूट फ्रॉम सॉइल। मतलब जितने भी वाटर हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है, वो सारे किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं? तो वो सारे एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट के द्वारा। और वो सारे जो है रूट ही उन्हें जो है रेगुलर पासेज होता है जिसके कि वो उसे प्लांट के हर एक पार्ट के भेज सकती है। इसके बाद है स्टोमेटा। स्टोमेटा बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये 9th तक भी ये आता है स्टोमेटा, और आप 8th में भी इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्टोमेटा क्या होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे सराउंडिंग में होती है वो, और हम छोड़ते भी हैं। वो किससे लिए जाती है? एक छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे कि ये जैसे कि ये रहा एक प्लांट में जो है, ये रहा छेद, ये रहा, ये स्टोमेटा है। ये खुलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से यहाँ पे जाती है, ठीक है? इसके अंदर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑक्साइड, और सनलाइट भी जाती है। और इसके बाद इन ये दीज पोर्स आर सराउंड गार्ड सेल। जो ये पोर्स है, जैसे ये जो है, इनके आसपास में जैसे ये सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे क्या होता है, गार्ड सेल होते हैं, जो इन्हें मदद करते हैं खुलने में और बंद होने में। ओपनिंग एंड क्लोजनिंग जो है वो स्टोमेटा की गार्ड सेल्स पे ही डिपेंड करती है। अब है जो ये पोर्स होते हैं ना, जो ये पोर्स होता है जिनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ये सब जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। बहुत सिंपल है ये। स्टोमेटा की अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो सिंपल डेफिनेशन ये है, द पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। अब है कि वर्क ऑफ स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा किस किस के काम में आता है, ये स्टोमेटा क्या क्या करता है। वर्क ऑफ स्टोमेटा को हम फंक्शन ऑफ स्टोमेटा भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला है, स्टोमेटा हेल्प टू ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा जो है ट्रांसपिरेशन करने में हेल्प करता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो ट्रांसपिरेशन, ये जैसे ये लीव है, रूट जो है वाटर लेगी। अब जब रूट वाटर लेगी तो कभी कभार जब हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो वो स्टोमेटा के साइड में जो है, यहाँ पे आ जाता है स्टोमेटा के साइड में, और वो जो है हवा में इवेपोरेट हो जाता है। और जब वो इवेपोरेट हो जाता है तो वाटर साइकिल होती है, क्या होती है, वाटर साइकिल। और वाटर जो है ये वाटर साइकिल होता है, और ये यहाँ के रेन के रूप में हमारी अर्थ पे आ जाता है। बहुत सिंपल होता है। अब इस पूरे को तो हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। परंतु जो ये पानी यहाँ पे आया और जो इवेपोरेट हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन हम इसे कहते हैं सिंपल भाषा में, ट्रांसपीरेशन। इसके बाद है स्टोमेटा किस चीज में और हेल्प करता है, स्टोमेटा हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उसने ली, ठीक है, और उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन भी छोड़ता है। आपने सुना होगा कि जो है प्लांट जो है ऑक्सीजन भी छोड़ता है। तो अब वो कहाँ से छोड़ता है, तो ये भी, ये जो पोर्स है स्टोमेटा, यही से ही छोड़ी जाती है इसकी ऑक्सीजन। तो स्टोमेटा के फंक्शन क्या क्या होते हो गए, या इसके वर्क क्या क्या है, तो नंबर 1 ट्रांसपिरेशन, नंबर 2 एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये आपके पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज स्टोमेटा एंड राइट इज फंक्शन ऑल्सो। इसके बाद है कि जो है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेगुलर पासिस बाय वेसल्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो रूट जो है जितने भी क्या बोलते हैं मिनरल्स है, वाटर है, एब्जॉर्ब करती है, और रेगुलर पासेस के थ्रू। और रेगुलर पासेस किससे होता है, वेसल्स से। किससे, वेसल से। जो ये जो है वेसल ऐसे ऐसे होते हैं, तो ये एब्जॉर्ब कर करके, रेगुलर कर करके इसे ऊपर हर एक पार्ट तक प्लांट के पहुंचा देते हैं। इसके बाद, इसके बाद है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी इक्वेशन आपको 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगी। तो क्लोरोफिल होता क्या है, आपने कभी नोटिस किया है कि लीफ जो है ग्रीन कलर की होती है, क्यों, वो क्लोरोफिल की वजह से ही होती है। जितना भी ग्रीन कलर का पिगमेंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो गई।
The green pigment present in leaf is called as chlorophyll. अब क्लोरोफिल किस लिए काम में आता है या ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो सुनो, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इट हेल्प टू कैप्चर सनलाइट इन लीव। मतलब इसका मतलब है कि जब फोटोसिंथेसिस का जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे आपको इसका अच्छे से मतलब जब समझ में आएगा। मैं आपको अभी सिंपल बताऊं तो जितनी भी सनलाइट आती है जितने प्लांट को चाहिए वो सब कैप्चर करता है कौन, क्लोरोफिल। और ये जो है सनलाइट ये जो है कैप्चर करता है, यही एनर्जी जो है वो फूड जो सिंथेसिस होता है मतलब फूड जो बनता है प्लांट में उसके लिए हेल्पफुल है। अब आ गया हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है फोटोसिंथेसिस। परंतु क्लोरोफिल के बारे में मैं एक बात और बता दूं। कुछ प्लांट आपने देखे होंगे कि येलो होते हैं, वाइट होते हैं, तो बच्चे पूछेंगे क्यों सर, क्या उनमें क्लोरोफिल नहीं होता? यस, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता और वो जो है अपना खाना भी खुद नहीं बनाते। क्यों? अब बच्चे पूछेंगे कि सर अगर उनमें क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना खाना खुद नहीं बनाते तो वो मरते क्यों नहीं है? तो मैं आपको बताऊं कि वो दूसरे पेड़ों पर डिपेंड रहते हैं। मतलब वो कौन सा हो गया, हेट्रोट्रोफिक होते हैं वो जो है दूसरे पेड़ों पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं कि हमें भी वही फूड देगा। क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और क्लोरोफिल जो है यूज होता है सिंथेसिस फूड मतलब फूड बनाने के लिए। और जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो फूड कैसे बनाएंगे, तो इसलिए वो जो है दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। आगे सबको समझ में? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में लिख कर बता। आपको एनसीईआरटी बुक का कोई सा भी पेज नंबर, कोई सी भी लाइन या कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आता तो हम उसे अपनी अगली वीडियो में डालने की पक्का कोशिश करेंगे। और आप इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लो, इसके बाद इसका एग्जाम टाइम में सुपर रिवीजन भी आएगा। तो क्लोरोफिल हो गया। और कमेंट में आप लिखना कि आपको ये कैसे लगी और अगर आप कुछ और करने की मुझे ज़रूरत है तो आप मुझे वो भी बताइएगा। इसके बाद आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है द मेकिंग ऑफ फूड बाय प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। मतलब द मेकिंग ऑफ फूड, जो फूड जो है प्लांट बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है तो हम वो भी देखते हैं। ये लाइट एनर्जी है, मतलब सनलाइट, ये जो है स्ट्रोमेटा के द्वारा अंदर चली गई। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी इसी के द्वारा अंदर चली गई। क्लोरोफिल इसके लीफ में पहले से ही प्रेजेंट होता है। वाटर मिनरल्स यहाँ से मिल गए और ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और इसे ही हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस किस किस पर डिपेंड करता है। तो आप लिख सकते हैं लाइट एनर्जी मीन्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल और वाटर एंड मिनरल्स। इजी पीजी क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कैसे प्लेस लेता है प्लांट के अंदर और ये किस किस के लिए काम आता है। तो फोटोसिंथेसिस कैसे प्लेस लेता है, तो पहले क्या है,
पहले है कि द प्लांट ड्रॉ अप वाटर। वाटर को हम क्या कहते हैं? H2O। क्यों कहते हैं? क्योंकि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के मिलकर बना होता है वाटर। जो प्लांट जो होता है वो रूट से पानी ले लेता है, CO2 ले लेता है एयर से, है ना। और लीव्स जो है वो जो है सन की एनर्जी को ट्रैप कर लेती है, मतलब पकड़ लेती है। हमने पीछे पढ़ा है क्लोरोफिल में कि वो कैप्चर कर लेती है सनलाइट, है ना। तो उसे क्या क्या मिल गई? CO2 मिल गई, वाटर मिल गए, ठीक है, एनर्जी मिल गई उसे। इसके बाद इसके बाद है जो प्लांट जो है उस एनर्जी को यूज करता है, जो सनलाइट की एनर्जी उसे मिलती है, और उस एनर्जी को यूज करके वो H2O और CO2 को शुगर और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब कुछ को अभी ये बात समझ में नहीं आई होगी, वो अगली स्लाइड में उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जो प्लांट जो होता है वो सनलाइट सनलाइट जो उसे मिली होती है वो उससे जो है वो सनलाइट H2O मीन्स वाटर और CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड से ये तीनों एक साथ जब रिएक्ट करते हैं, जब मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं? शुगर और ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन होती है वो बाहर छोड़ दी जाती है। जैसे कि हमें बताया जाता है कि प्लांट ऑक्सीजन देते हैं तो वो ऑक्सीजन स्टोमेटा में छोड़ देते हैं, जैसे कि इसमें दिखा रखा है। जो है CO2 जो है हमें मिल जाता है। और शुगर जो होता है, शुगर वो जो है प्लांट के ग्रोथ में प्लांट प्लांट के ग्रोथ में और किसमें? ग्लूकोज के रूप में प्लांट में यूज हो जाता है, फूड में भी और ग्रोथ में भी, ठीक है। और CO2 जो है रिलीज हो जाता है एयर में, ये मैंने अभी आपको पहले बता ही दिया। और जो प्लांट होता है वो शुगर के रूप में ग्रोथ के लिए क्या हो जाता है? हेल्पफुल हो जाता है। इसके बाद इसके बाद हमारा आता है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 10th तक में ही आपका आएगा, और 10th में तो इस पर पूरा चैप्टर ही है। तो ध्यान से देखिए, सनलाइट हमने अभी पीछे ही पढ़ा इस वाले पॉइंट में, ये फोर्थ पॉइंट ध्यान से पढ़ो। द प्लांट यूजेस द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू टर्न वाटर एंड CO2 इनटू शुगर एंड ऑक्सीजन। बस ये यहाँ पे स्टेटमेंट है और मैं इसकी इक्वेशन लिखी है, बस ये है कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 प्लस प्लस यहाँ पे सनलाइट है, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O। H2O क्या देता है? ग्लूकोज। जैसे कि मैंने बताया कि शुगर जो है ग्लूकोज के लिए यूज हो जाता है, प्लस O2। जो शुगर है ग्लूकोज के लिए यूज हो जाता है, फूड के लिए भी और ग्रोथ के लिए भी। और जो O2 होता है वो स्टोमेटा द्वारा हमारे सराउंडिंग में छोड़ दिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि प्लांट को उगाओ ज्यादा से ज्यादा, ताकि ऑक्सीजन ज्यादा आ सके और हरियाली भी रहे। और ये सिंपल सी इक्वेशन जो है वो पढ़नी थी हमें फोटोसिंथेसिस की। इसके बाद इसके बाद है एल्गी। एल्गी क्या होता है? जिसे हम हिंदी में कहते हैं काई। काई आपने देखा होगा, जैसे ये पानी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हरा हरा सा कुछ लगा रहता है। यहाँ पे हरा हरा सा, जहाँ पे ज्यादा पानी रहता है यहाँ पे भी हरा हरा सा लगा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? एल्गी। द पैचेस अराउंड द पॉन्ड। आपने देखा होगा तालाब के आसपास, आप के अगर आप कहीं
मैदान में नहा रहे हैं या आपने ट्यूबवेल देखा हो, वहाँ पे भी एक काई आपको मिल जाएगी। खेतों में कभी कभार घर पे भी मिल जाती है। अगर आप रिवर वगैरह में नहाने गए हैं, वहाँ पे भी मिल जाती है। जो उसे हम क्या कहते हैं, एल्गी। डी पैचेस अराउंड दी पॉन्ड, जो पॉन्ड के आसपास जो पैचेस होते हैं, सिमली मतलब गिलगिले से होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं, और इन्हीं पैचेस को हम क्या कहते हैं, एल्गी। जो ये पैचेस होते हैं ग्रीन कलर के, इन्हें हम क्या कहते हैं, सिंपल और सरल भाषा में एल्गी, मतलब काई। इसके बाद आता है, ये आपकी बुक से ही लिया गया है। ये कहता है कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। इसके बाद है, these are used to synthesis other component of food such as protein and fat। मतलब जो ये कार्बोहाइड्रेट जिससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, ये किसके लिए यूज में होते हैं, ये यूज में होते हैं जो अलग कंपोनेंट होते हैं हमारे फूड के, जैसे प्रोटीन, फैट, इन्हें जो है ये सिंथेसिस करते हैं, मतलब इन्हें तोड़ते हैं, इन्हें डाइजेस्ट करते हैं। बट प्रोटीन and nitrogenous substance which contain nitrogen, परंतु जो प्रोटीन है वो जो है नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है, जो जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है। अब है कि नाइट्रोजन कहाँ पे यूज होती है, तो मैं बता दूं, नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव गैस है, मतलब वो रिएक्ट नहीं करती। तो इस बार क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर प्लांट ऑब्टेन ऑक्सीजन, कि जो है प्लांट जो है कहाँ से ऑक्सीजन बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो बना ग्लूकोज बनता है, उसी में नाइट्रोजन जो है वहीं पे ही रहती है। और वो जो है नॉन रिएक्टिव है, तो प्लांट को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती है, कभी कभार वो ऑक्सीजन के साथ ही बाहर हमारे सराउंडिंग में आ जाती है। इसके बाद एक ये है, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बुक का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, ये कहता है जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करते। कौन सी नाइट्रोजन को, जो सोइल में होती है। सोइल में भी तो नाइट्रोजन होती है, तो ये जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करते उसकी प्योर फॉर्म में, मीन्स जिस फॉर्म में नाइट्रोजन होता है, ये जो है उसे एब्जॉर्ब नहीं करते। और जो सोइल है उसके पास एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे बड़ी क्लासों में। वो बैक्टीरिया होता है जो इसे कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में। मीन्स जो नाइट्रोजन होती है, वो जो बैक्टीरिया होता है उसे यूजेबल फॉर्म में बना देता है, मतलब वो यूज करने लायक उसे बना देता है। और जो है वो सोइल में उसे रिलीज कर देता है, मतलब छोड़ देता है। और ये जो प्लांट जो है इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर के साथ। ये रहा, these are absorbed by plant along with water। और हमने देखा होगा, जैसे इसमें लिखा है, also you might have seen farmer adding fertilizer rich in nitrogen to this soil। अब जैसे कि हमने देखा है कि फार्मर जो है अपने खेतों में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर डालते हैं। वो क्यों डालते हैं, वो इसी वजह से ही डालते हैं क्योंकि नाइट्रोजन थोड़ा यूजेबल है प्लांट के लिए और फर्टिलिटी के लिए भी। और जो प्लांट के अंदर बैक्टीरिया होता है वो उसे यूजेबल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देता है। और इसी तरीके से जो प्लांट होता है वो अपने फुलफिल, मतलब उसे जितनी भी जरूरत है नाइट्रोजन की,
और उसके अलग अलग फॉर्म में, मतलब अलग अलग जगह पे या अलग अलग रूप में जो उसे जरूरत है, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो प्लांट जो है उन्हें यूज कर लेता है। और प्लांट जो है इसे यूज करके क्या बनाता है, प्रोटीन एंड विटामिन फॉर देयर ग्रोथ। तो इम्पोर्टेंट है, और इसके भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो है प्लांट नाइट्रोजन का क्या करता है, या प्लांट नाइट्रोजन को कैसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एमसीक्यू में आपके आ सकता है क्वेश्चन। और ये इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा है, आप इसके बारे में 3-4 पॉइंट जो मेन मेन है, अगर आप वो याद कर लेंगे, वैसे मैंने पूरा समझा दिया आपको, आप वो याद कर लेंगे तो आपके लिए अभी वही अच्छा है, क्योंकि इसका अच्छे से जो है आपके हायर क्लासेस में आएगा। इसके बाद इसके बाद आता है आपका दूसरा, वो ये पूरी अलग बात थी, ये पूरी अलग बात थी। और जो यहाँ से टॉपिक जो ये शुरू हो रहा है, ये वाला टॉपिक है जो हमने आगे हम जो पढ़ के आए हैं, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ये इसी से रिलेटेड है, ये पूरा हेट्रोट्रोफिक है। ये पूरा हेट्रोट्रोफिक के बारे में हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे, जो हमने अभी पढ़ा है ये यहाँ पर। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल डिपेंड ऑन द हेट्रोट्रोफिक मोड, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। जो ह्यूमन होते हैं और एनिमल होते हैं वो हेट्रोट्रोफिक मोड पे डिपेंड करते हैं। और जो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इन प्लांट, ठीक है, इन प्लांट मतलब प्लांट के अंदर कुछ में तो क्लोरोफिल होता ही नहीं है ना। कुछ प्लांट में तो क्लोरोफिल होता ही नहीं है, जैसे अमरबेल, इसकी बात मैंने अभी पहले भी की थी कि दूसरों पर डिपेंड रहते हैं ना। हाँ, और जैसे येलो कलर के होते हैं, वाइट कलर के, पिंक कलर के, तो ये जो है दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। और ये जो है कभी कभार आपने देखा होगा ग्रीन प्लांट पे कुछ अलग अलग टाइप के प्लांट, अलग अलग कलर के प्लांट जो है चढ़े रहते हैं। और जिस प्लांट पे वो चढ़े होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, होस्ट। उन्हें हम क्या कहते हैं, होस्ट। जैसे कि ए, ये जो है ग्रीन प्लांट है, कौन सा प्लांट है, ग्रीन प्लांट है। बी, ये कौन सा प्लांट है, येलो। ग्रीन जो है इस पे, ओ येलो प्लांट इस पे चढ़ गया, तो यहाँ पे ए क्या हुआ, ए हुआ यहाँ पे होस्ट, मतलब उसने उसे बुला लिया अपने ऊपर, चढ़वा लिया उसे, है ना। अब इसके बाद आता है हमारा कि वो क्या करते हैं, अब वो उसके ऊपर चढ़ गए तो फूड तो लेते ही है, परंतु वो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं, मतलब जितने न्यूट्रिएंट्स उन्हें चाहिए वो पूरे ले लेते हैं, है ना। पूरे न्यूट्रिएंट्स वो ले लेते हैं, चाहे जिससे वो ले रहे हो उसे मिले या ना मिले, परंतु वो उससे ले लेते हैं। और इसे ही हम क्या कहते हैं, पैरासाइट, है ना। अब इसके बाद है, हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे कि इससे नाम से पता चल रहा है, इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े जो खाते हैं, उन प्लांट को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। अगर मैं सिंपल कहूँ, इसका एग्जांपल है पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट। तो when insect land in the picture, the leads close to, पहले आप सिंपल समझ लो, सिंपल क्या है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, है ना। और ये इंसेक्ट्स को खाता है, प्रोसेस क्या है इसका, कि जो ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है, ये आपके बुक में ये डायग्राम दे रखा है, इसका एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट। अब है कि
कोई भी पिक्चर प्लांट पे, जैसे कि ये जहाँ पे ये एरो है, ये यहाँ पे कोई इंसेक्ट्स आके बैठ गए, तो ये क्या करता है, एक लीड लीड क्या होता है, एक टाइप लिक्विड होता है, उस लिक्विड को जो है ये क्लोज कर देता है उसके, और जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाता, और उसके बाद ये जो है इंसेक्ट को अपने हेयर जो इसको होते हैं उससे जो है हेयरों से ये क्या करता है, इसे पकड़ लेता है। और ये रहा, द लीड क्लोजेस एंड इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, मतलब वो जो है उसे पकड़ लेता है, और इसके बाद जो है इंसेक्ट को वो जो है ये वाली जो उसकी पन्नी सी होती है, हर एक लीव्स में होती है ये, उसमें क्या होता है, वो उसे लेके चला जाता है, और लेके जाने के बाद वो डाइजेस्टिव जूस जो है सिक्रेट करता है, मतलब निकालता है, और उसके बाद पिक्चर जो है उसे डाइजेस्ट करके उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सब उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो इस तरह से जो इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। यह सिंपल इसका प्रोसेस है, और इसके जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके प्रोसेस का, परंतु प्रोसेस भी याद रखो, आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसके बाद इसके बाद है सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इससे पहले हम देखेंगे फंगी। क्या? फंगी। कि फंगी क्या होती है। आपने देखा है कि आप अगर ब्रेड ले आते हो या फिर कुछ भी लेके आते हो, और वो अगर सड़ जाता है खाने की चीज, तो क्या होता है, उस पर वाइट कलर का कुछ आ जाता है ना। लड्डू है, बड़े दिनों के हो गए, तो उस पर वाइट कलर का कुछ आ जाएगा। केलों पे आ जाता है कभी कभार, कुरकुरों पे आ जाता है, अगर वो खराब हो जाते हैं तो। जो वाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आता है ना, कॉटन की थ्रेड जैसा वो स्ट्रक्चर होता है, टेबल्स पे जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, फंगी। उसे हम क्या कहते हैं, फंगी। ठीक है। इसके बाद इसके बाद है कि जो फंगी जो होता है वो उसके पास जो है डिफरेंट डिफरेंट मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। मतलब वो जो है न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, जैसे कि ब्रेड है, ब्रेड पे ये फंगी लग गई, तो ये यहाँ से क्या ले लेगा, न्यूट्रिशन। क्या ले लेगा, न्यूट्रिशन, है ना। और जो है ये जो है न्यूट्रिशन जो है ऑर्गेनिज्म की तरह लेता है। जैसे ये ब्रेड है, जो इस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जब ये खराब हो जाएगा तो मर जाएंगे, और ये जो है मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी इंसेक्ट जो इसके अंदर हो जाते हैं उन्हें मार के खाता है। और जो ये मार के खाता है, मीन्स जो ये डेड डेड डिकेइंग मैटर जो ये खाता है उसे हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और जो भी ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के प्रोसेस को करते हैं, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म मार के, सड़ा के किसी भी चीज को खाते हैं, डेड एंड डिके मैटर करके खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोप्स। सिंपल। इसके बाद इसके बाद आता है कि जैसे फंगी है, वो पिकल्स, अचार, लेदर, क्लॉथ, या किसी भी आर्टिकल पे जो है हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में, गर्मी के मौसम में आप उसे लंबे टाइम तक रख दोगे तो उसमें आ जाते हैं। और जो है जब रेनी सीजन होता है तो ये जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा खराब कर देता है, जिससे फूड पॉइजन जैसी बीमारी हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। फंगी के बारे में हमने पढ़ ली डेफिनेशन, इसके बारे में ये रहा।
ये पिकल वगैरह पे आ जाता है ना। और सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं कि जो भी डेड एंड डिके मटेरियल खाते हैं या डेड एंड डिके मैटर खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसके बाद हम चलते हैं आगे, तो ये है एस्ट्राफोलन। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप को मैं स्लाइड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस स्लाइड का, हम वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसे या वहाँ से पढ़ लेना। ये साथ साथ नोट्स है इस चैप्टर के। अगर आप है कि एग्जाम टाइम में आप इसे देख रहे हैं या फिर एग्जाम से पहले आप इसे देख रहे हैं तो आप ये साथ साथ जितना कुछ चल रहा है ये सब नोट्स है। आप इस नोट्स को बनाएं और पेपर के टाइम पे एक सिंपल सरल भाषा में इसे अपने लिखें जो मैं समझा रहा हूँ, और नो पेपर के टाइम पे उसे 2 या 3 बार रिवाइज कर ले तो आपके पेपर की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और ये एक्स्ट्रा है पढ़ने के लिए, आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको अभी नहीं पढ़ पाए, अच्छे से समझ नहीं आया, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप जो है वहाँ से भी देख सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से ही इस पीडीएफ की जो ये सेशन हो रहा है इस पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की एक भी बात अच्छी लग रही है या अच्छे से आपको समझ आ रहा है हर एक चीज़, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप 10 सेकंड लीजिए, पढ़िए इसे अच्छे से। आई होप कि आप सभी ने पढ़ा होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिप्लेनिश। इसका मतलब क्या होता है सर? ये कितना हार्ड शब्द आ गया, आपने क्या क्या डाल दिया। तो इसका मतलब होता है खत्म, खत्म जो हो रहा है, मतलब खत्म होना। जो सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहे हैं। अब कैसे खत्म हो रहे हैं, इसका क्या प्रोसेस है, तो हम इसे पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि क्रॉप जो है नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेती है सॉइल में से, तो सॉइल क्या हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है सॉइल में, क्योंकि आपने नाइट्रोजन तो वहां से ले लिया, तो वहां पे तो कमी हो जाएगी ना इसकी। और उसके बाद क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है फिर प्लांट जो है इसे कार्बन डाइऑक्साइड को फिर यूज नहीं करते और इसे सोल्यूबल फॉर्म में यूज करते हैं, किसे, नाइट्रोजन को। और उस जो ये सोल्यूबल फॉर्म इसके बनाता है या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बनाता है, मतलब जो एटमॉस्फेयर के लिए बहुत अच्छी है, या उसे यूजेबल फॉर्म में जो कन्वर्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आगे पढ़ेंगे, तो उस हम कहते हैं राइबोसोम, राइजोबियम या राइबोसोम, उसे हम क्या कहते हैं, राइजोबोम या राइजोबियम, जो भी यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन को बनाता है या फिर नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में बनाते हैं, एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा बनाता है, उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम। सिंपल था ये। मगर राइबोसोम जो है वो अपना फूड मगर राइबोसोम जो है वो अपना फूड खुद नहीं बनाता है। सो वो अब कैसे रहता होगा, तो वो जो है राइबोसोम, अब कुछ बच्चा पूछ रहे होंगे सर वो अपना फूड नहीं बनाता तो वो रहता कहाँ पे जो उसे फूड मिल जाता है, तो वो जो है रूट्स में रहता है। कहाँ पे रहता है, प्लांट की रूट में, क्योंकि रूट ही सॉइल में होती है और सॉइल में ही नाइट्रोजन होती है, और वो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बनाता है, तो वो कहाँ रहता है,
रूट में, और रूट से ही वो जो है फूड लेता है। और जो प्लांट है वो इसे फूड भी देते हैं और शेल्टर भी देते हैं, मतलब इसे बचाते भी है, घर भी देते हैं इसे। और ये जो है एक सिंबॉलिक एसोसिएशन की तरह एक काम करता है। और ये जो है बहुत अच्छा है फार्मरों के लिए, क्योंकि पहले के टाइम में क्या फर्टिलाइजर नहीं होते थे, सब मैन्योर बनाते थे, मतलब खाद बनाते थे। और उस खाद से क्या होता था कि उसमें नाइट्रोजन कम रहता था, तो इस प्रोसेस से उन्हें जो है जितना नाइट्रोजन चाहिए वो मिल जाता था। परंतु अब जो है फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन आने लगा है। ठीक है। इसके बाद ये जो है नाइट्रोजन हमें सीमित अमाउंट में ही चाहिए होता है। और फर्टिलाइजर और मैन्योर क्या होते हैं, ये जो है न्यूट्रिएंट्स जैसा नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जो है इनके अंदर होते हैं। और ये क्या करते हैं, जब इन्हें एक टाइम के लिए सॉइल में मिलाया जाता है तो ये सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बना देते हैं, जिससे पेड़ जल्दी ग्रो होता है, अच्छी फसल देता है और हेल्दी भी रहता है। और जो जितना भी न्यूट्रिशन उसे चाहिए वो सब जो है उसे मिल जाते हैं। ये सारे इसमें लिखा हुआ है, आप आराम से देख के इसे नोट्स जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको ये सब मिल जाएगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ, वाह, हमने इतनी कम समय में बस 46 मिनट हमें अभी क्लास लेते हुए हैं और चैप्टर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। वाह। अब हम इसी के साथ इसके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। परंतु उससे पहले एक चीज, उससे पहले क्या है, आपकी बुक में दे रखा है सेल्स के बारे में। किसके बारे में? सेल्स। कि सेल होते क्या। हमारी जो बॉडी है वो बहुत छोटी एक यूनिट होती है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट हम जिसे कहते हैं, जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखती, उससे भी छोटी यूनिट जो होती है, जो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक यूनिट। उससे हमारी बॉडी बनी हुई है, उसे हम कहते हैं सेल। अगर मैं सिंपल बात कहूँ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ इज कॉल्ड सेल। मतलब जो हमारी लाइफ की पूरी यूनिट है, जो हमें संभालती है, जिससे हम बने हुए हैं, जो बहुत अलग अलग फंक्शन करती है हमारे बॉडी में। फंक्शन आप बाद में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, अभी इसका फंक्शन नहीं है। उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स। और सेल्स के अंदर एक लिक्विड होता है, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। द लिक्विड प्रेजेंट इन द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। और जो सेल को, जैसे समझ लो ये एक सेल है, तो सेल को जो ये लेयर है जो इसे प्रोटेक्ट कर रही है, इसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। आ गई तरह सबको समझ। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आया या किसी की डेफिनेशन अच्छे से समझ नहीं आई तो वो मुझे कमेंट करके बताए, या फिर मैं अपनी ईमेल दे दूंगा, वो मुझे ईमेल कर दे, ताकि मैं अगली वीडियो जब आए मेरी तो मैं उसमें अच्छे से बता सकूं। अगर बीच में कोई डिस्टरबेंस हुई हो या फिर 2 बार कॉल भी आए मेरे इस बीच में बनाते हुए, तो उसके लिए मैं सॉरी। परंतु वीडियो अच्छे से बनाइए, नॉलेज है। अगर आप चैप्टर, आपको बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। आप इसके नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ें। परंतु मैं कहूँगा कि जिन बच्चों को रीडिंग अच्छी लगती है या नहीं भी लगती, तो एक बार अपने बुक पर नज़र जरूर मार ले। और अगर मैं इम्पोर्टेंट डायग्राम की बात करूँ तो एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है ए, हाँ, फोटोसिंथेसिस का। ये डायग्राम बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायग्राम है।
पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पीरियोडिक टेस्ट जो होते हैं या यूनिट टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, उसमें ये डायग्राम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब मैं इसकी आगे बात करूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको अगली ही वीडियो में, अगली जो हमारी वीडियो अपलोड होगी एक दिन बाद 2 दिन बाद, उसमें वो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, परंतु सेल्स के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में, स्टोमेटा के बारे में और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये नहीं है कि 7th में पढ़ के बस हो गया ख़त्म। जब आप 10th में, 9th में, 8th में इनके बारे में जब पढ़ोगे, इनके ऊपर जब पूरे पूरे चैप्टर बेस्ड होंगे, तो उसमें जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो बाय फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, बाय।